मैं नितिन फौजदार जी के फैकल्टी आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर भरतपुर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर के चौहान। वैसे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हमारा जो राजस्थान है वो वीरों की भूमि रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रणथंभौर के चौहान, एक पर्टिकुलर जो नाम दिया जाता है किसी भी चीज़ को तो कोई ना कोई उसकी विशेषता के लिए रहता है। अब जैसे चौहान है, ये सबसे पहले बात करते हैं कि चौहानों को चौहान क्यों कहा गया। ये चौहान जो शब्द है ये चायमान से बना है। किससे बना है? चायमान से। ठीक है, ये चायमान से बना है, लेकिन इसका बाद में क्या हुआ था? इसका अपभ्रंश। क्या हुआ था? अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ होता है कि टूटता हुआ। मतलब जैसे मान के चलो हम गाँव में कहते हैं ना कि किसी का नाम किशन सिंह है। क्या नाम है? किशन सिंह है। कुछ लोग तो इसको किशन सिंह को किस्नो बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? किस्नो बोलते हैं। कुछ किसना बोलने स्टार्ट कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? किसना। लेकिन मूलतः क्या है? वो किशन सिंह है, लेकिन उसका अपभ्रंश होकर क्या हो गया? वो किसना। तो उसी प्रकार चौहान जो क्या थे वो चायमान थे, लेकिन इसका अपभ्रंश होकर क्या हो गए? चौहान। ठीक है, हम आगे बात करते हैं हम रणथंभौर के चौहान। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि रणथंभौर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। यहां पे हम थोड़ा सा स्ट्रीम बैक की तरफ जाएंगे तो बैक में देखते हैं कि 1191-92 में, कब? 1191-92 में दो युद्ध हुए थे राजस्थान में। कौन सा? तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? तराइन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और दूसरे थे मोहम्मद गौरी। कौन थे? मोहम्मद गौरी। इसके कारणों का आपको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे। पृथ्वीराज जो चौहान थे ये कौन सी शाखा के थे? ये थे अपनी शाकंभरी शाखा के। कौन सी शाखा के थे? शाकंभरी, या बोला जाता है इनको सांवर। सांवर शाखा के चौहान थे। 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था फर्स्ट का। और 1192 में कौन सा हुआ था? तराइन का सेकंड युद्ध। तो फर्स्ट का जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, लेकिन जो सेकंड युद्ध होता है तराइन का 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है। और ये पृथ्वीराज चौहान को कहाँ पे लेके चला जाता है? अपने साथ गजनी। वहां पे इनको यातना देकर मार दिया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के एक पुत्र थे जिनका नाम था गोविंदराज। क्या नाम था? गोविंदराज। गोविंदराज प्रथम। अपनी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। क्या नाम था उनका? गोविंदराज प्रथम। ये जो गोविंदराज प्रथम थे यही मूलतः रणथंभौर चौहान के क्या थे? जन्मदाता थे। रणथंभौर के चौहानों के जो मूल पुरुष थे, आदि पुरुष थे, कौन थे? गोविंदराज। गोविंदराज कौन थे? रणथंभौर के चौहानों के मूल पुरुष, या बोल सकते हो इनको आदि पुरुष। क्या बोल सकते हो? आदि पुरुष। मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन थे रणथंभौर शाखा के? गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज प्रथम कौन से वंश से थे? शाकंभरी वंश से थे। शाकंभरी वंश सांबर वाली थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। अब क्या हुआ था? जब 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी का कब्जा कहां पर हो जाता है? दिल्ली पर। जब दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो जाता है, उसके बाद में इनका जो पुत्र होता है गोविंदराज वो शरण के लिए भटकता है, लेकिन मोहम्मद गौरी के खौफ की वजह से राजस्थान का कोई भी शासक इनको शरण देने से क्या कर देता है? इनकार। तब इनके दिमाग में आता है कौन सी जगह? रणथंभौर। अब बात करते हैं हम रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर है अपने सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में क्या है अपना? रणथंभौर।
अब इसकी बात करते हैं रणथंभौर को ही क्यों चुना गया। इसका भी कोई ना कोई कारण होगा कि रणथंभौर को चुना, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को अपने साथ ले जाता है, उसके बाद में गोविंदराज जो होते हैं अपने गोविंदराज क्या होते हैं, वो निराश्रित हो जाते हैं और वो चारों तरफ भटकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, रणथंभौर जाते हैं। रणथंभौर की जो बनावट है, प्राकृतिक जो बनावट है, यही अपने आप में इनकी सुरक्षा का घेरा है। बात करते हैं रणथंभौर की थोड़ी सी। ये जो रणथंभौर है, ये अरावली और विंध्याचल पर्वत, कौन सा, अरावली और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य में एक अंडाकार रूप में स्थित है। किस रूप में है, अंडाकार रूप में। अब ये रणथंभौर में उन्होंने अपने किला बनाया था, किसने, पृथ्वीराज ने नहीं, रणथंभौर में किला बनाया था अपने गोविंदराज ने। ठीक है, गोविंदराज ने जब किला बनाया था तो रणथंभौर के किले के बारे में कहावत है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह बख्तरबंद है, जबकि यह बख्तरबंद है। क्या कहते हैं इनके इस किले के बारे में, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। यह कहा था किसने, अबुल फजल ने। किसने कहा था ये, अबुल फजल ने। और क्यों कहा था, क्योंकि ये जो दुर्ग है ये कांटों भरे रास्ते पर है। किस पर है, कांटों भरे पथरीले रास्ते पर है, जहां पर कोई भी सेना नहीं पहुंच सकती है। लेकिन रणथंभौर का जो शासक है वो ऊपर से सब कुछ देख सकता है, वो दूर से आती हुई सेना को देख सकता है। इसलिए इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर जो दुर्ग था, इस पर सर्वप्रथम शासक कौन थे इनके, गोविंदराज फर्स्ट। कौन थे, गोविंदराज फर्स्ट। गोविंदराज फर्स्ट ने रणथंभौर के किले का निर्माण करवाया और रणथंभौर के किले का निर्माण करके रणथंभौर में शाकंभरी शाखा की क्या रख दी, शाकंभरी के चौहानों की एक नींव रख दी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1226। कब बात करते हैं, 1226। इसके जो बीच के राजा थे उनका काल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इनका है। 1226 में यहाँ पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था बल्लड़, या इनको बोलते हैं बल्लन देव। क्या बोलते हैं, बल्लड़ या बल्लन देव। 1226 में राजा होते हैं बल्लड़, या क्या नाम दिया इनका, बल्लन देव। ठीक है, इनके समय में एक आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत की ओर से, मुगल सल्तनत की ओर से, जो कौन करता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ये वही इल्तुतमिश है जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम था, क्या नाम था, रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। और ये वही रजिया सुल्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासका। कौन थी ये, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक। किसकी बेटी थी ये, इल्तुतमिश की। ठीक है, 1226 में जब बल्लड़ या बल्लन देव पर किसका आक्रमण होता है, इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, तो इल्तुतमिश क्या करते हैं, यहाँ पर ये बल्लन देव इनसे हार जाते हैं और उसके बाद में उस पर दोबारा किसके अधीन चला जाता है, गुलाम वंश के। कौन सा किला जाता है, रणथंभौर का। ठीक है, इसके बाद में इनके वंश में एक शासक और होता है जिसका नाम है बाघभट्ट। कहीं किताबों में लिखा हुआ है बाघदेव, बाघभट्ट या बाघदेव। ये होते हैं, ये क्या करते हैं, इल्तुतमिश तो मर जाता है। उसके बाद में जो रजिया सुल्तान होती है, ये महिला शासका तो होती है, लेकिन क्या होता है, रजिया सुल्तान का जो समय होता है उस समय इनके जो दरबारी होते हैं वो क्या कर देते हैं, इनसे विद्रोह। तो उसका फायदा उठाकर बाघभट्ट या बाघदेव के द्वारा दोबारा से इस पर चौहान वंश का आधिपत्य कर लिया था। कौन से किले पर, रणथंभौर के किले पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1250 में।
1250 में यहाँ पर एक और शासक आते हैं चौहान वंश के, जिनका नाम है जयद्रथ सिंह। क्या नाम है? जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह बहुत अच्छे शासक होते हैं और ये सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं किसके लिए? न्याय के लिए। इनका ऐसा बताते हैं कि इनका जो न्याय का दरबार था वो सभी के लिए खुलता था और ये निष्पक्ष होकर न्याय करते थे। इसलिए 1282 में, कब? 1282 में जयद्रथ सिंह के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है हम्मीरदेव चौहान। क्या होता है? हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान के द्वारा अपने पिता के 32 वर्षों के शासन की याद में, 32 वर्षों की शासन की याद में, शासन की याद में 1282 में हम्मीरदेव चौहान के द्वारा किसके शासन की याद में? जयद्रथ सिंह के शासन की याद में क्या कराया जाता है? एक छतरी का निर्माण कराया जाता है। किसका? छतरी का। और इस छतरी को क्या बोला जाता है? न्याय की छतरी। क्या बोलते हैं उसको? न्याय की छतरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि न्याय की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया? हम्मीरदेव चौहान ने। क्यों करवाया? जयद्रथ सिंह की 32 वर्षों के शासन की याद में किसके निर्माण करवाया था? हम्मीरदेव चौहान ने न्याय की छतरी का। ठीक है। इसके बाद में सन 1282 में 1282 में शासक कौन बनता है अपना? हम्मीरदेव चौहान। कौन शासक बनता है? हम्मीरदेव चौहान। 1282 में जब हम्मीरदेव चौहान जब शासक बनता है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 1282 में जब हम्मीरदेव चौहान जब शासक बनता है 1282 में, तो 1291-92 में दिल्ली गद्दी पर एक राजा बैठा होता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1291-92 में जलालुद्दीन अपने राज्य विस्तार करने के लिए क्या करता है? 1291-92 में आक्रमण कर देता है। किस पर? रणथंभौर पर। क्या करता है? 1291-92 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किस पर आक्रमण किया गया था? रणथंभौर पर। लेकिन यह किला इतना सुदृढ़ था ये किला कि वो इस किले को जीत नहीं पाया। कौन नहीं जीत पाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब इस किले को जीत नहीं पाया तो कुछ ना कुछ तो बोल के जाएगा। तो उसने क्या किया? इसके बारे में एक बात कही थी जो उक्ति पेपरों में आती रहती है कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बार के बराबर नहीं समझता। क्या बोलता है? कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। कौन बोलता है इसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके बारे में बोल के और क्या होता है? वो वापस चला जाता है। इसके बाद में एक और आता है। कौन? ये कौन बोलता है? ये बोलता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या बोलता है? कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। कौन बोलता है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन से किले के बारे में बोलता है? रणथंभौर के किले के बारे में। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा होता है जिसका क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है जिसका? अलाउद्दीन खिलजी। इसका भतीजा कौन होता है जलालुद्दीन खिलजी का? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? यह जलालुद्दीन खिलजी की एक बेटी होती है। क्या नाम होता है उसका? चिमाता बानो। क्या नाम होता है? चिमाता बानो। यह चिमाता बानो से शादी कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और
जलालुद्दीन खिलजी को क्या कर देता है, मार देता है। क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, चिमाता बानो से शादी करता है और जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। ठीक है, इसके बाद में जो दिल्ली का शासक कौन बन जाता है, अब दिल्ली का शासक कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को नहीं जीत पाया था। उसने एक बात कही थी कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, और वापस चला जाता है। उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी की जो बेटी होती है चिमाता बानो, वो किसके साथ शादी कर लेती है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि राज्य के लालसा में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है और दिल्ली का क्या बन जाता है, ये शासक। तो अब दिल्ली का शासक कौन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है। क्या होता है इसका, एक सेनापति, जिसका नाम है मोहम्मद शाह। क्या नाम है इसका, मोहम्मद शाह। यह मंगोल का होता है, तो कुछ लोग इसको बोलते हैं मंगोल शासक या मंगोल मोहम्मद शाह। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन होता है, मोहम्मद शाह या मंगोल मोहम्मद शाह। मंगोल मोहम्मद शाह जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता तो इसके 2 घटना घटती हैं। इतिहासकार बोलते हैं कि मंगोल मोहम्मद शाह जो था वो गुजरात की विजय, यानी गुजरात में हमला करवाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मंगोल मोहम्मद शाह उस हमले पर सेनापति बन के गया था, और जो गुजरात विजय से जो लूट मिली थी इसको, किसको, मंगोल मोहम्मद शाह को, यह लूट इसने अलाउद्दीन खिलजी को ना दे करके अपने साथ लेके भाग गया। कौन, मंगोल मोहम्मद शाह। अब यह लूट को लेके अपने साथ भाग गया, लेकिन अब इसको शरण दे कौन, राजस्थान में कोई शासक ऐसा था नहीं कि जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जाकर के किसको शरण दे, मंगोल मोहम्मद शाह के। इसको एक चीज़ पता थी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर के दुर्ग को जीतना चाहता था, और यहाँ के शासक है चौहान, जो कि अपने शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये जाके शरण कहाँ मांगता है, रणथंभौर के चौहानों के पास में। कहाँ जाता है ये, रणथंभौर। और रणथंभौर में किसके पास जाता है ये, हम्मीरदेव चौहान के पास में, हम्मीरदेव चौहान। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि ये लूट को लेकर भागा था, जबकि कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब बंगाल विजय पे गया था तब इसका प्रेम प्रसंग किसके साथ चल गया था, चिमाता बानो के। और चिमाता बानो कौन थी, अलाउद्दीन खिलजी की प्रेम का या पत्नी कौन थी, चिमाता बानो। कुछ बोलते हैं चिमाता बानो के साथ में किसका प्रेम चल गया था, मोहम्मद शाह का, जिसका पता किसको चल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। वो इसको पकड़ने के लिए दौड़ता है पीछे, और ये वहाँ से भाग कर कहाँ आ जाता है, हम्मीरदेव चौहान की शरण में। कहाँ पर, रणथंभौर में। ठीक है, ये शरण में किसके में पहुँच गया, हम्मीरदेव चौहान की में। वहाँ पर शरण मांगता है, तो हम्मीरदेव क्या करता है कि शरणागत की रक्षा के लिए क्या देता है इसको, शरण। शरण कौन देता है इसको, हम्मीरदेव चौहान। किसको देता है, मंगोल मोहम्मद शाह को। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी। कौन सी, कि मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना, क्योंकि जिस किले को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जीत नहीं पाया था, कौन से किले को, अपने रणथंभौर के किले को। कौन से किले को, रणथंभौर के किले को। रणथंभौर के किले को, जिस किले को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जीत नहीं पाया था, उस काम को पूरा करने के लिए कौन आया था, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उसको यहाँ पर क्या चाहिए था, रणथंभौर पर आक्रमण करने का क्या चाहिए था, बहाना। अब उसको बहाना चाहिए था, क्योंकि यदि वो बेवजह रणथंभौर पर आक्रमण करता तो हो सकता है कि राजस्थान के सारे राजा इकट्ठे होकर उसका मुंहतोड़ जवाब देते। लेकिन इसको क्या चाहिए था, बहाना चाहिए था। और ये बहाना किसके रूप में मिल गया इसको, मोहम्मद शाह के रूप में। किसके रूप में मिल गया, मोहम्मद शाह के रूप में।
अब मोहम्मद शाह के रूप में किसको बना मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी आता है राजस्थान में और इसके रणथंभौर में एक संदेश भिजवाता है, किसके पास? हम्मीर देव चौहान के पास। हम्मीर देव चौहान के पास एक संदेश भिजवाता है कि भाई तेरे पास एक हमारा बंदी है, कैदी है, कौन? मोहम्मद शाह, तू उसको हमको वापस कर दे और हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, यहाँ हम अपना क्या उठा लेंगे? घेरा उठा लेंगे। लेकिन हम्मीर देव चौहान क्या बोलता है कि ये हमारी कौन? मोहम्मद शाह क्या है? अब ये शरणागत है, ये हमारी शरण में आया, ये हमारी शरणागत है, इसके लिए हम प्राण दे सकते हैं लेकिन हम इसको तुझे नहीं सौंपेंगे। इस बात से कौन गुस्सा हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से नाराज हो जाता है, किस बात से? कि वो शरणागत को देने से कौन मना कर देता है? हम्मीर देव चौहान। इस बात से जब अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है तो 1301 में, कब? 1301 में सेना घेरा डाल लेती है, कहाँ पर? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर क्या डाल लेती है सेना? घेरा। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और रणथंभौर को चारों तरफ से घेर लिया है। अब देखो बात करते हैं, जब पहले के जो राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे तो उनके साथ में दास दासी और उनका जो राजकवि होता था वो साथ जाता था। अब यहाँ पे बात करते हैं राजकवि की और सेनापति की। तो अलाउद्दीन इस युद्ध में, कौन से युद्ध में? 1301 में, रणथंभौर। रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था? रणथंभौर का। अब देखो हम इसकी बात करते हैं। इसमें हम्मीर देव चौहान के जो सेनापति थे, कौन थे? सेनापति हम्मीर देव चौहान के इसमें दो सेनापति थे, कौन से? एक था रणमल और दूसरा था रतिपाल। सेनापति थे किसके थे? हम्मीर देव चौहान के। कौन कौन से थे? रणमल था एक और दूसरा था रतिपाल। इनका एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि, और उसका नाम था बीजादित्य। क्या नाम था? बीजादित्य। ठीक है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी के भी सेनापति होंगे। इसके सेनापति दो थे, एक था उलुग खां। कौन था? उलुग खां। और इसका दूसरा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो था नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां। ठीक है। अब बात करते हैं हम्मीर देव का दरबारी कवि कौन था? बीजादित्य। तो इसका दरबारी कवि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था इसका अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि रणथंभौर युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो उलुग खां, नुसरत खां। या क्वेश्चन आया है कि रणथंभौर युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो कौन था? अमीर खुसरो। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था या उसका राजकवि कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कौन थे? हम्मीर देव चौहान के सेनापति था एक रणमल था, एक रतिपाल था, और इसका दरबारी कवि का नाम था बीजादित्य था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलुग खां, दूसरे थे नुसरत खां, और इसका दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। आगे बात करते हैं, जब युद्ध हो रहा था, युद्ध से पहले सेना घेरा डाल के बैठी है 6 महीने से, लेकिन कोई भी हरकत नहीं हो रही, क्योंकि इसका किला इतना सुदृढ़ था रणथंभौर का कि कोई भी हरकत नहीं हो रही थी।
ये इसको जीत नहीं पा रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने एक चाल चली, इसने संधि के बहाने दो लोगों को बुलाया। किसको? रडमल को और रतिपाल को। रडमल और रतिपाल। इसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? पहले हमीरदेव चौहान के पास खत भिजवाया कि भाई हम वापस चले जाएंगे लेकिन हम तुमसे संधि करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, संधि करने मैं तो नहीं आऊँगा। लेकिन उसने क्या किया? अपने दो सेनापति भेज दिए। कौन से? रडमल और रतिपाल। इसने दोनों को भेज दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? संधि के बहाने इनको लालच दे दिया। किसको? रडमल और रतिपाल को। और लालच क्या दिया कि यदि तुम मुझको इस जगह गुप्त रास्ता बता दो तो मैं इस युद्ध को जीतने के बाद, इस किले को जीतने के बाद में आप लोगों को क्या बना दूंगा? यहाँ का किलेदार। क्या बना दूंगा आपको मैं? किलेदार। किलेदार बनने का लालच दे दिया। किसको? रडमल को और रतिपाल को। और इन लोगों ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया और हमीरदेव चौहान के साथ में क्या किया ना? विश्वासघात। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? युद्ध होता है 1301 में और ये लोग गुप्त दरवाजों को खोल देते हैं, रडमल और रतिपाल, जिससे मंगोल सेना अंदर प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर युद्ध होता है। कौन सा? रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध होता है तो इस युद्ध में हमीरदेव चौहान मारा जाता है। कौन से युद्ध में? रणथंभौर के युद्ध में हमीरदेव चौहान मारा जाता है। हमीरदेव चौहान की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंग देवी। क्या नाम होता है उनका? रंग देवी। पत्नी होती है किसकी? हमीरदेव चौहान की, रंग देवी। और उनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है पदमला, या कई जगह मिलता है पद्मा। पत्नी कौन होती है? रंग देवी। पुत्री कौन होती है? पदमला या पद्मा। ठीक है। इसमें देखो, जब युद्ध होता है हमीरदेव चौहान युद्ध में हार जाता है। कुछ विद्वान बताते हैं कि हमीरदेव चौहान युद्ध में हारता नहीं, हमीरदेव चौहान युद्ध जीत जाता है। लेकिन ये लोग जीतने की खुशी में यही भूल जाते हैं कि हमने जो ध्वज उठाया है वो किसका उठाया है, और एक गलती से क्या करते हैं? मुगलों का ध्वज उठा लेते हैं और एक किले की तरफ आते हैं। पता नहीं, इतिहास में अलग अलग चीज़ दी गई हैं। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं। जो रानी रंग देवी थी, अपनी रंग देवी आग में जाकर के अपना क्या करती है? जौहर। रंग देवी आग में कूद के क्या करती है? जौहर करती है। और इनकी जो पुत्री थी पदमला या पद्मा, ये क्या करती है? इनके द्वारा एक कुंड बनवाया था, पद्म तालाब। कौन सा बनवाया था? पद्म तालाब। पद्म तालाब किसने बनवाया था? पदमला ने। पदमला कौन थी? हमीरदेव चौहान की पुत्री। ये क्या बनवाती है? पद्म तालाब बनवाती है। और बाद में ये इसी पद्म तालाब में कूद कर क्या कर लेती है? जल जौहर। क्या करती है? जल जौहर। अब बात करते हैं पहले जौहर, जल जौहर। और एक चीज़ सुनी होगी आपने, केसरिया। पहले इनके अलग अलग कर लेते हैं इनको कि होता क्या है ये। एक होता है साका, एक होता है जौहर, और एक होता है केसरिया। जौहर उसको बोलते हैं जब युद्ध में विजय की आस न देखकर, जब युद्ध में विजय की आस ना देखकर, विजय की आस ना देखकर, यानी जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, कि युद्ध में विजय की आस ना देखकर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, किसकी? सतीत्व, या कह सकते हैं हम पवित्रता, सतीत्व या पवित्रता की रक्षा के लिए जो हमारी राजपूत रानियां थीं वो 16 श्रृंगार करके एक सामूहिक रूप से अग्निकुंड बनाती थी, उसमें आग जला करके अपने तन को क्या कर देती थी? उसमें न्यौछावर। किसमें? अग्निकुंड में। दोबारा सुनिए, युद्ध में विजय की आस न देखकर अपने सतीत्व या पवित्रता की रक्षा के लिए एक सामूहिक रूप से अग्निकुंड बनाकर और 16 श्रृंगार करके राजपूत रानियां अपने तन को किस में समर्पित कर देती थी या किस में कूद जाती थी? आग में। तो उसको बोलते हैं जौहर।
दूसरा है केसरिया। केसरिया किसको बोलते हैं? युद्ध में विजय की आस ना देखकर, युद्ध में विजय की आस ना देखकर, आस ना देखकर केसरिया रंग की, कौन से रंग की? केसरिया रंग की। तो केसरिया रंग क्या है? त्याग और बलिदान का प्रतीक। युद्ध में विजय की आस ना देखकर राजपूत जो शासक थे इसको करते थे पुरुष, केसरिया को, और जौहर कौन करती थी? महिला। ठीक है। युद्ध में विजय की आस ना देखकर केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर, केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर किले के सभी द्वार खोल दिए जाते थे और राजपूत शासक शत्रुओं पर क्या थे? भूखे भेड़ियों तरह टूट पड़ते थे। और वो इनका एक ही ध्येय होता था कि अधिक से अधिक शत्रु को नुकसान पहुंचाना। क्या ध्येय होता था केसरिया का? कि अधिक से अधिक शत्रु को क्या? नुकसान पहुंचाना। ठीक है। जब जौहर और केसरिया दोनों होते थे, यानी महिलाओं ने तो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया और पुरुषों ने क्या किया? केसरिया किया। ठीक है। जब ये दोनों होते थे तो इनको मिलाकर क्या बनता था? शाखा। ठीक है। यानी शाखा किसको बोलते हैं? जिस जगह पर शाखा किसको बोला जाता है? जहां पर जौहर और केसरिया, जौहर और केसरिया यदि दोनों होते हैं तो क्या बोलते हैं हम? शाखा। यदि इनमें से एक भी चीज कम हुई है, या जौहर हुआ है, जौहर तो हो गया लेकिन केसरिया नहीं हुआ है, जौहर तो हो गया लेकिन केसरिया नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अर्धशाखा। क्या बोलेंगे इसको हम? अर्धशाखा। या फिर केसरिया हुआ है, केसरिया हुआ है लेकिन जौहर नहीं हुआ है, केसरिया हुआ है लेकिन जौहर नहीं हुआ है, तो भी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अर्धशाखा। ठीक है। समझ में आ गया? जौहर और केसरिया दोनों चीज होती हैं। जौहर कौन करता है? महिला करती हैं। केसरिया कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। जब यहाँ किसी युद्ध में दोनों चीजें होती हैं तब क्या बोला जाता है? उसको शाखा बोलते हैं। यदि जौहर हुआ है, केसरिया नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्धशाखा। यदि केसरिया हुआ है लेकिन जौहर नहीं हुआ है तो भी इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धशाखा। ठीक है। अब रणथंभौर युद्ध में, जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था उसमें दो चीजें हुई थी। एक तो राजस्थान का प्रथम जौहर, राजस्थान का प्रथम जौहर कौन से युद्ध में हुआ था? रणथंभौर के युद्ध में हुआ था। और दूसरा राजस्थान का प्रथम जल जौहर, राजस्थान का प्रथम जल जौहर। ठीक है। राजस्थान का प्रथम जौहर और दूसरा राजस्थान का प्रथम जल जौहर। ठीक है। राजस्थान का प्रथम जौहर किसके द्वारा किया गया था? रानी रंग देवी के द्वारा। और राजस्थान का प्रथम जल जौहर किसके द्वारा किया गया था? पद्मला द्वारा। किसके द्वारा? पद्मला द्वारा। रानी रंग देवी कौन थी? हम्मीरदेव चौहान की पत्नी थी। पद्मला कौन थी? हम्मीरदेव चौहान की पुत्री थी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जब ये काम हो गया, यहाँ पर जौहर हो गया और केसरिया हो गया, नहीं शाखा हो गया। जब शाखा वहाँ पर हो चुका था तो उसके बाद में मोहम्मद शाह को, किसको? मोहम्मद शाह, क्योंकि शरणागत कौन था? मोहम्मद शाह था, ये शरणागत था। इसको पकड़ के अलाउद्दीन खिलजी के सामने ले जाया गया और इससे पूछा, अलाउद्दीन खिलजी ने अट्टहास करते हुए कि एक बात बता मोहम्मद शाह, यदि मैं तुझको छोड़ देता हूँ, यदि मैं तुझको छोड़ देता हूँ तो तू क्या करेगा? तो मोहम्मद शाह बोलता है कि यदि तूने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया तो सबसे पहले तो मैं तेरी गर्दन काटूंगा और
हम्मीरदेव चौहान का जो पुत्र है उसको कहाँ क्या बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा। कहाँ का, रणथंभौर का। उसने कहा तूने मुझको छोड़ दिया तो मैं हम्मीरदेव चौहान के पुत्र को यहाँ का राजा बनाऊंगा और तेरी गर्दन काटूंगा। इतना सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों तले मोहम्मद शाह को कुचलवा दिया। ठीक है, जब ये युद्ध हो गया और एक केसरिया वगैरह सब सारा कुछ हो गया तो यहाँ से भी राजस्थान में रणथंभौर से भी क्या हुआ, रणथंभौर से भी इस युद्ध के बाद में क्या हुआ था, रणथंभौर से भी चौहान वंश समाप्त हो गया। ठीक है, रणथंभौर में चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, हम्मीरदेव चौहान। नींव किसने रखी थी इसकी, रणथंभौर में चौहान वंश की, तो किसने रखी थी, नींव रखने वाला, या बोल सकते हैं हम आदि पुरुष, या बोल दो इसको मूल पुरुष। आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोविंदराज प्रथम। ठीक है, अब बात करते हैं कि युद्ध हो गया, चौहानों की वंश समाप्ति हो गई, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमको कहाँ से मिलती है। तो इसके बारे में जो जानकारी हमें 2-3 जगह से मिलती है। एक है अपने कवि चंद्रशेखर। कौन है, चंद्रशेखर ने किताब लिखी थी इस युद्ध पर। क्या नाम था किताब का, हम्मीर हट। क्या नाम था, हम्मीर हट। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हट किसने किया था, हम्मीरदेव चौहान ने। किसने किया था हट, हम्मीरदेव चौहान ने। चंद्रशेखर, हम्मीर हट। ठीक है, इसके बाद में दूसरे कवि हैं हमारे नयनचंद्र सूरी। क्या नाम है उनका, नयनचंद्र सूरी। नाम बड़ा है तो किताब भी बड़ी होगी। इन्होंने लिखा था हम्मीर महाकाव्य। किसने लिखा था, हम्मीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी ने। चंद्रशेखर ने कौन सी किताब लिखी थी, हम्मीर हट। एक और है नयनचंद्र सूरी के भाई जोधराज। क्या नाम है उनका, जोधराज ने किताब लिखी थी कौन सी, हम्मीर रासो। कौन सी किताब लिखी थी जोधराज ने, हम्मीर रासो। चंद्रशेखर द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी इस युद्ध पर, रणथंभौर युद्ध पर, हम्मीर हट। नयनचंद्र सूरी ने कौन सी किताब लिखी थी, हम्मीर महाकाव्य। जोधराज ने कौन सी किताब लिखी थी, हम्मीर रासो। ठीक है, और जयसिंह सूरी, ये कौन थे, नयनचंद्र सूरी के भाई थे। इन्होंने किताब लिखी थी हम्मीर मानमर्दन या हम्मीर महामर्दन। हम्मीर मानमर्दन या हम्मीर महामर्दन किसने लिखी थी, जयसिंह सूरी ने। इन सभी किताबों से हम किसके बारे में पता चलता है, रणथंभौर के युद्ध के बारे में। अब थोड़ी सी बातों कर लेते हैं हम्मीरदेव के बारे में। उक्ति प्रसिद्ध थी, क्या थी, उक्ति यानी कहावत प्रसिद्ध थी हम्मीरदेव के बारे में जो अक्सर बोली जाती थी। वो थी सिंह सुवन सत्पुरुष वचन। सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार। सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार। हम्मीर हट त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार।
कौन सी कहावत प्रसिद्ध थी हमीरदेव चौहान के बारे में? सिंह सुवन सतपुरुष बचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। इसका अर्थ क्या था कि सिंह सुवन यानी जिस प्रकार शेरनी सिर्फ पूरे अपने जीवन काल में एक शेर को जन्म देती है, सतपुरुष वचन यानी सतपुरुषों का यानी बड़े बड़े साधुओं का एक वचन ही पत्थर की लकीर होता है, उसी प्रकार कदली फलत एक बार यानी केला का पेड़ सिर्फ एक बार ही फल देता है, उसी प्रकार त्रिया तेल यानी औरत जो होती है, स्त्री जो होती है, उस पर जीवन काल में सिर्फ एक बार तेल चढ़ाता है शादी के समय। उसी प्रकार हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, उसी प्रकार हमीर जो ठान लेता है वही करके रहता है। थैंक यू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।